हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। मैं हजीपाल यादव आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछली हिस्ट्री की क्लास में पढ़ा था मुग़ल एम्पायर या मुग़ल साम्राज्य के बारे में, मैंने आपको बताया था कि 1526 1526 से लेकर के 1857 1857 ईस्वी तक मुग़ल भारत में रहे। इस टाइम पीरियड को भी हम दो पार्ट में बांट देते हैं। 1526 1526 से लेकर के 1707 1707 तक का टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड जब भारत में मुगल्स पावरफुल या शक्तिशाली बहुत ही ज़्यादा रहे हैं। तो हम पहले इस टाइम पीरियड के बारे में पढ़ रहे थे। इस टाइम पीरियड में बेसिकली हम 6 मुग़ल एम्परर या 6 मुग़ल राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से है। देखिएगा, हरियाणा में बार बार कहते हैं भाज जा, भाज जा, तो मैंने लिखा है यहाँ पे भाज। और जा को मैं रिप्लेस कर देता हूँ राजस्थान में किसी का भी नाम लेते समय और लास्ट में सा लगाया जाता है, जैसे दादी सा, भाभी सा, मामा सा, देवर सा। तो भाज सा, याद रखिएगा, ये ट्रिक है फर्स्ट 6 मुग़ल राजाओं की, जिन्होंने 1526 से लेकर के 1707 तक रूल किया। बी इज स्टैंड्स फॉर बाबर। बी यहाँ पर बाबर के लिए है, जो कि 1526 से 1530 तक रूल करता है। हम पिछली क्लास में उसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ एच यहाँ पर है हुमायूं के बारे में, जिसने 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक रूल किया। ए का मतलब है यहाँ पर अकबर। अकबर जिसने 1556 से लेकर के 1605 1605 तक रूल किया। जे पर यहाँ पर है जहांगीर से। जहांगीर जिसने 1605 से लेकर के 1627 1627 तक राज किया। एश का मतलब है यहाँ पर शाहजहां, जिसने 1627 से लेकर के 1658 तक राज किया। और लास्ट में ए का मतलब है औरंगजेब, जिसने 1658 से लेकर के 1707 तक रूल किया। सो प्लीज़ ये ट्रिक ज़रूर याद रखिएगा। भाज सा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और आपका औरंगजेब। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं बाबर के बारे में। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि बाबर की डेथ 1530 में हो जाती है और इसके बाद मुग़ल सल्तनत के नए राजा बनते हैं नसरुद्दीन हुमायूं। देखिएगा, नसरुद्दीन हुमायूं। नसरुद्दीन हुमायूं का टाइम पीरियड दो पार्ट्स में बटा हुआ है। एक बार इसने 1530 से 1540 10 साल तक रूल किया। दूसरी बार इन्होंने 1555 से लेकर के 1556 1555 से लेकर के 1556 तक रूल किया। देखिएगा, अगर मैं नसरुद्दीन हुमायूं की बात करूं तो इनका जन्म 1508 में काबुल अफ़गानिस्तान में हुआ। इसका बर्थ पैलेस रहा है काबुल अफ़गानिस्तान। हुमायूं के 3 और भाई थे। हुमायूं के 3 भाइयों का नाम कामरान, अस्करी और हिंदाल था। कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये हुमायूं के 3 भाई रहे हैं। जहाँ तक हम हुमायूं की बात करते हैं तो हुमायूं के फादर या हुमायूं के पिता का नाम बाबर रहा है, जो कि भारत में मुग़ल वंश के संस्थापक थे। और इनकी माता का नाम महम बेगम, इनकी मदर का नाम महम बेगम रहा है। 1508 में काबुल में बाबर का जन्म हुआ और 1530 में अपनी पिता की मृत्यु के पश्चात 22 वर्ष की आयु में बाबर मुग़ल सल्तनत के नए राजा बने। याद रखिएगा, बाबर की डेथ होने के बाद जब हुमायूं 22 वर्ष की आयु में मुग़लिया सल्तनत के नए राजा बनते हैं, उससे पहले हुमायूं बदख्शा उससे पहले हुमायूं बदख्शा के सूबेदार या बदख्शा के गवर्नर थे। बदख्शा बेसिकली वो जगह है जो आज आपका अफ़गानिस्तान अफ़गानिस्तान
तजाकिस्तान तजाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर है। तो इन तीनों के बॉर्डर के ऊपर स्थित है जगह बदख्शा। और राजा बनने से पहले हुमायूं बदख्शा के सूबेदार थे। पिता की मृत्यु होने के बाद पिता की आज्ञा अनुसार इसने अपने पूरे के पूरे साम्राज्य को तीनों भाइयों के साथ मिलकर के बराबर बराबर बांट दिया। इसने अपने भाई कामरान को काबुल और कांधार का हिस्सा सौंपा। काबुल आपका और कांधार ये रीजन है आपके अफगानिस्तान में। इसने अपने भाई अस्करी को संभल का रीजन सौंपा जो कि वर्तमान समय में है आपका उत्तर प्रदेश में। और इसने अपने भाई हिंदाल को अलवर और मेवात का क्षेत्र सौंपा और खुद इसने दिल्ली को अपने अंडर लिया। और इस तरीके से दिल्ली और आगरा को अंडर लेकर के ये मुगलों के नए राजा बने। राजा बनने के बाद इसने बदख्शा के क्षेत्र को अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्ज़ा को सौंप दिया। हिस्ट्री में आगे चल कर के इसके कज़न ने और काफ़ी ऐतिहासिक युद्धों में सहायता की हुमायूं की। अगर मैं बात करूं हुमायूं की तो हुमायूं ने अपने टाइम पीरियड में कुछ एक ऐतिहासिक युद्ध लड़े हैं। उन युद्धों के बारे में मैं आपको बताता हूं। अगर मैं हुमायूं की बात करूं तो हुमायूं ने सबसे पहले चुनार पर आक्रमण किया। किसके ऊपर? चुनार। याद रखिएगा जो चुनार है वो जगह है आपकी कहाँ पर? मिर्ज़ापुर। और मिर्ज़ापुर है आपका उत्तर प्रदेश में। देखिएगा आक्रमण चुनार पे करने का सबसे बड़ा कारण था चुनार जो था इसे पूरे का पूरा किसके अंडर रहा है? चुनार रहा है आपका किसके अंडर? शेर शाह सूरी के अंडर। हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट पढ़ेंगे हिस्ट्री में शेर शाह सूरी के बाद में। मैं आपको बताऊं कि जब शेर शाह सूरी के ऊपर आक्रमण करने के लिए चुनार जाते हैं हुमायूं, तो चुनार से हुमायूं को खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। हुमायूं वहाँ से अपनी आर्मी को विड्रॉल कर देता है। और विड्रॉल करने का सबसे बड़ा रीज़न था कि मालवा और गुजरात पर उस समय राज करने वाले बहादुर शाह जो कि इस बात की गारंटी दी थी जिन्होंने हुमायूं को कि अगर हुमायूं शेरशाह सूरी पे आक्रमण करेगा तो वो उसका साथ देगा। लेकिन मालवा गुजरात के राजा बहादुर शाह ने हुमायूं का साथ नहीं दिया। यही रीज़न था कि 1532 में चुनार के आक्रमण के दौरान हुमायूं अपनी सेनाओं को वापस लौटा लेता है। और वापस लौटाने के साथ ही वो 1535-1536 में दोबारा से आक्रमण करता है मालवा और इसके साथ साथ गुजरात के रीजन पर। और मालवा और गुजरात के रीजन पर आक्रमण करके वो वहाँ पे डिफीट करता है, हराता है बहादुर शाह को। एक तरफ जहाँ मालवा और गुजरात में वो बहादुर शाह को हराता है, वहीं दूसरी तरफ शेर शाह सूरी को इस बात की भनक लग जाती है कि राजा ने अपने आप को मालवा और गुजरात में व्यस्त कर रखा है। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए शेरशाह सूरी बिहार और बंगाल में अपनी स्थिति को बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ कर लेता है। और धीरे धीरे वो यहाँ पर अपनी बादशाहत कायम करने लगता है। जैसे ही ये बात पता लगती है हुमायूं को, हुमायूं 1536 में अपनी सेना को गुजरात से वापस लेकर के आक्रमण करने के लिए चल देता है बंगाल की तरफ। और जैसे ही वो बंगाल पे जाता है पीछे से बहादुर शाह एक बार फिर मालवा और गुजरात को अपने अंडर ले लेते हैं। 1538 में 1538 में और हुमायूं आक्रमण करते हैं बंगाल पे। क्यों? क्योंकि उस समय शेरशाह सूरी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर अपना कब्जा कर लिया था जिस जगह का नाम था गौर। गौर इतनी महत्वपूर्ण जगह क्यों थी? क्योंकि गौर उस समय बंगाल की कैपिटल या बंगाल की राजधानी थी। और चूँकि बंगाल की राजधानी पे अपना अधिकार कर लिया था शेरशाह सूरी ने, यही रीज़न है कि उसके ऊपर आक्रमण करते हैं हुमायूं। लेकिन ये शेरशाह सूरी की रणनीति थी। बंगाल पर आक्रमण करने के लिए हुमायूं पहुँचते
उससे पहले ही बंगाल से लूटपाट करके और वापस बिहार को चले गए थे शेरशाह सूरी। और यही रीज़न था कि शेरशाह सूरी के बिहार जाने की वजह से इसे वापस अपनी सेना को लेकर के और आगरा और दिल्ली की तरफ आना पड़ा। और जैसे ही हुमायूं बंगाल से वापस आगरा लौटते हैं तो वो आगरा लौट करके उनको पता लगता है कि उनका भाई हिंदाल, जिसे उसने अलवर और मेवात का रीजन सौंपा था, वो आगरा में अपना खुद का कोरोनेशन या राज्याभिषेक करके खुद को भारत का राजा डिक्लेयर कर देता है। यही रीज़न था कि हिंदाल आगे चल कर के मिल जाता है इसके सबसे बड़े दुश्मन, जिसका नाम था शेरशाह सूरी के साथ। और हिस्ट्री में सही कहा गया है कि घर के विभीषण ही लंका ढाते हैं, ठीक ऐसा ही हुआ हुमायूं के साथ। इसके भाई हिंदाल ने शेरशाह सूरी के साथ मिलकर के हुमायूं को हराया। ऐतिहासिक युद्ध रहा है हिस्ट्री का, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसे इतिहास में चौसा का युद्ध कहा गया है। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 को शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया। इस युद्ध के दौरान हुमायूं को बहुत ही बुरी तरीके से हराया शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा करके शेर शाह की उपाधि ली। याद रखिएगा, इसने चौसा के युद्ध के बाद शेर शाह की उपाधि ली। इस युद्ध में हुमायूं की हार निश्चित हो गई थी। हुमायूं जब अपनी जान बचा करके वहाँ से भागता है तो उसे पता लगता है कि शेरशाह सूरी उसका पीछा कर रहा है। याद रखिएगा, हिस्ट्री में कई बार क्वेश्चन आएगा कि चमड़े के सिक्के किस राजा के समय में चलाए गए। उस समय जब युद्ध होते थे तो युद्ध में एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति होते थे जिसे सिक्का कहते थे। सिक्का बेसिकली चरमकार होता था, जो किसका काम करता था, चमड़े का काम करता था। इनका काम युद्ध के दौरान सेनाओं को पानी पहुंचाना होता था। ऐसा ही एक सिक्का चौसा के युद्ध के दौरान सेना को पानी पिलाने के लिए ये सिक्के बड़े बड़े चमड़े के बैग बनाते थे, जिनको घोड़ों के पीछे बांध दिया जाता था। और इस तरीके से वो जब पानी पिला के वापस आ रहा था तो उसने देखा कि शहंशाह हिंदुस्तान हुमायूं शेरशाह सूरी से बचकर युद्ध क्षेत्र से भाग रहे हैं। उसे लगा कि अगर शेरशाह सूरी हुमायूं को पकड़ लेंगे तो वो उनकी हत्या कर देंगे। और ये सिक्का हुमायूं से आग्रह करता है कि वो उसके चमड़े के बैग में छिप जाएं, जिसे वो पानी पिला करके वापस लेके आ रहा था। चूँकि सिक्का की कोई जांच नहीं करता था युद्ध के दौरान, और वो हुमायूं को युद्ध के क्षेत्र से सकुशल बाहर लेकर के आ जाते हैं। हुमायूं खुश होते हैं और उस सिक्का को एक दिन के लिए राजा बना देते हैं। और चूँकि वो चमड़े का काम करता था तो वो चमड़े के सिक्के चलाता है एक दिन का राजा। जैसे ही हुमायूं अगले दिन फिर राजा बनते हैं तो वो यमुना नदी में उन चमड़े के सिक्कों को फिकवा देते हैं। तो याद रखिएगा, हुमायूं के समय हिस्ट्री में एक बार चमड़े के सिक्के चले थे। हुमायूं हार मानने वालों में से नहीं था। हुमायूं अगले ही साल मुगलों की आर्मी को दोबारा से इकट्ठा करता है और बिलग्राम का युद्ध लड़ता है। बिलग्राम, या हिस्ट्री में इसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। कन्नौज है आपका कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। 17 मई 1540 को ये युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने दोबारा हराया हुमायूं को। और हुमायूं को हरा करके उसने आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और इसी के साथ 1540 में भारत में मुगल वंश की समाप्ति एक तरीके से, और सूरी वंश की शुरुआत हो गई। इस युद्ध के बाद हार कर हुमायूं वहाँ से दिल्ली और आगरा को छोड़कर भाग जाता है। और भागने के बाद वो सीधा पहुँचता है पंजाब। पंजाब में अमरकोट, और अमरकोट के राजा उस समय थे वीर साल, राजा वीर साल, जिसके काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं हुमायूं के साथ। हुमायूं राजा वीर साल से उसकी सेना या आर्मी को मांगता है ताकि वो आक्रमण कर सके, किसके ऊपर, शेरशाह सूरी के ऊपर। लेकिन वीर साल अपनी सेना को देने से मना कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी सेना सफिशिएंट नहीं है। जब उसे लगता है कि उसे
कोई हेल्प नहीं मिलेगी पंजाब से, तब हुमायूं पंजाब से आगे की तरफ बढ़ता हुआ पहुंचता है काबुल, अफ़गानिस्तान। मैं आपको बता दूं, हुमायूं जब अफ़गानिस्तान के लिए निकलता है तब हुमायूं अपनी प्रेग्नेंट वाइफ हमीदा बानो बेगम को अपने साथ नहीं ले जा पा सकता, और इसीलिए वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को अमरकोट छोड़ता है। और यहीं अमरकोट में आगे चल कर के 1542 में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म हुआ। हुमायूं लगभग 15 साल तक काबुल अफ़गानिस्तान में नोमाड्स या हिंदी में खानाबदोश या घुमक्कड़ों का जीवन व्यतीत करता है। चूँकि काबुल के बदख्शा रीजन का पहले वो सूबेदार भी रहा था, तो जैसे ही वो काबुल और तजाकिस्तान और चीन की सीमा पे स्थित बदख्शा में पहुंचता है, तब वहाँ पर उसे मिलता है बैरम खां। बैरम खां बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा है, जो एक शिया मुस्लिम था। याद रखिएगा, ये शिया नहीं, सुन्नी नहीं था, ये हिस्ट्री में शिया मुस्लिम था। ये इस बात का आश्वासन देता है हुमायूं को कि वो हुमायूं की सहायता करेगा, और बैरम खां को लेकर के हुमायूं वापस दिल्ली पहुंचता है। हुमायूं को ये पता था कि 1545 में मृत्यु हो चुकी है किसकी, शेरशाह सूरी की, और उस समय सूरी वंश कमज़ोर बहुत ही ज़्यादा था, और दूसरा बैरम खां द्वारा उसे उसकी सहायता करने का वचन देना। यही रीज़न था कि 22 जून 1555 को बैरम खां की सहायता से हुमायूं बैटल ऑफ सरहिंद सरहिंद का युद्ध लड़ता है। किसके साथ, उस समय के सूरी वंश के राजा सिकंदर शाह सूरी के साथ। सिकंदर शाह सूरी के साथ। मैं आपको बता दूं, जो आपका सरहिंद है, इसे वर्तमान समय में सरहिंद फतेहगढ़ कहा जाता है, और ये आपका कहाँ पे है, पंजाब में। तो यहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया था, और इस युद्ध में हुमायूं बैरम खां की सहायता से हराता है सिकंदर शाह सूरी को, और सिकंदर शाह सूरी को हराकर हुमायूं 1555 में दोबारा से ओल्ड फोर्ट, पुराना किला में अपना कोरोनेशन या हिंदी में क्या करवाता है, राज्याभिषेक, और दोबारा से राजा बनता है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं बैरम खां के बारे में। बैरम खां एक शिया मुस्लिम था, जैसा कि मैंने आपको बताया। बैरम खां एक तरीके से मुग़लों का चीफ मेंटर रहा है। इसके साथ साथ वो राजा के एडवाइज़र या हिंदी में सलाहकार भी रहे हैं, वो गार्डियन भी रहे हैं। उन्होंने एक तरीके से मार्गदर्शन भी किया है मुग़ल राजाओं का, खासकर हुमायूं और उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे अकबर का। और इसके साथ साथ ये मुग़लों की सेनापति या कमांडर भी रहे हैं। इन सब चीज़ से खुश होकर के ही हुमायूं ने बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी। खाने खाना का मतलब होता है किंग ऑफ किंग्स, या हिंदी में राजाओं का राजा। और वास्तव में मुग़लों में बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन रही है बैरम खां की, इसीलिए इसे राजाओं का राजा कहना भी बिल्कुल सही है। बैरम खां के बारे में भी हम हिस्ट्री में आगे काफ़ी पढ़ेंगे। 1555 में जब राजा बनते हैं दोबारा से हुमायूं, तो याद रखिएगा हुमायूं को ओपियम या हिंदी में अफीम खाने का शौक बहुत ही ज़्यादा था। और हुमायूं पुराना किला, ओल्ड फोर्ट है, उसमें स्थित एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है शेर मंडल। हुमायूं सुबह सुबह 27 जनवरी 1556 को अफीम खा करके और शेर मंडल की सीढ़ियों पर टहल रहे थे, और शेर मंडल की सीढ़ियों पर टहलते समय उनका पैर स्लिप हो गया और शेर मंडल की सीढ़ियों से गिर करके 1556 में 27 जनवरी को उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर मैं बात करूं हुमायूं की, तो हुमायूं की
एक अननेचुरल डेथ या अप्राकृतिक मृत्यु थी। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि हुमायूं की इस तरीके से मृत्यु हो जाएगी। और हुमायूं की मृत्यु होने के बाद सारी की सारी सत्ता को एक तरीके से मार्गदर्शित करने का काम आ पहुंचा था किसके ऊपर? बैरम खां के ऊपर। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं हुमायूं के बारे में। हुमायूं ने 1533 में एक नए शहर की स्थापना की, जिस शहर का नाम था दीन पनाह। हम पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। दीन पनाह शहर की स्थापना की, और दीन पनाह शहर को ही वर्तमान समय में इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका कहाँ पे है? दिल्ली में। हम पढ़ेंगे इंद्रप्रस्थ के बारे में। इसके साथ साथ हुमायूं इतिहास का एक ऐसा राजा रहा है जो एस्ट्रोलॉजी या हिंदी में ज्योतिष शास्त्र में विश्वास बहुत ही ज़्यादा रखता था। वो दिन के हिसाब से अलग अलग रंगों के वस्त्र पहनता था। ज्योतिष के अनुसार अगर हुमायूं को किसी दिन पीला वस्त्र अच्छा लगता था या उसके लिए पीला वस्त्र पहनना सही होता था, तो हुमायूं उस दिन पीले रंग का ही वस्त्र पहनता था। इसीलिए दिनों के हिसाब से अपने वस्त्रों का रंग बदलने वाले राजा रहे हैं हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु होने के बाद इसकी बहन, इसकी सौतेली बहन स्टेप सिस्टर गुलबदन बेगम ने इसकी बायोग्राफी या इसकी जीवनी लिखी है, जिसका नाम है हुमायूं नामा। और जैसा कि आपको पता है कि मरने के बाद इनकी याद में टॉम्ब या मकबरे बनाए जाते थे, तो हुमायूं का टॉम्ब या मकबरा दिल्ली में बना हुआ है। और इस मकबरे की खास बात यह है कि फर्स्ट टाइम द यूज़ ऑफ मार्बल, इतिहास में ये पहला ऐसा मकबरा था जिसमें संगमरमर का प्रयोग किया गया। आई होप कि आज की क्लास आपको समझ आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारा मोटिवेट और बढ़े, हम मोटिवेट हों और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।